और इजराइल के खिलाफ समंदर में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। 1000 बोट्स का काफिला तुर्की से गाजा पट्टी पहुंचने वाला है, जिसमें 40 देशों के 4500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि समंदर में इस प्रोटेस्ट को अंजाम देने का मकसद क्या है? आखिर क्या है फ्रीडम फ्लोटिला जिसके चलते बढ़ जाएगी बाइडेन नेतन्याहू की टेंशन? देखिए इस रिपोर्ट में। 40 देशों के 4500 से ज्यादा लोग और करीब 1000 बोट्स। जल्दी भूमध्य सागर से वेसल्स का काफिला गाजा पट्टी की समुद्री सीमा तक पहुंचने वाला है। और जानते हैं, यह कोई सैन्य मूवमेंट नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन है जो गाजा युद्ध के लिए किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ। दरअसल हमास से जारी जंग के बीच इजराइल ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए, गाजा से सटी समुद्री सीमा को नो मैंस लैंड घोषित करते हुए किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी। मगर अब इजराइल के इस फैसले के खिलाफ पश्चिम के कई देश एकजुट हो चुके हैं और जानते हैं, इसके लिए फ्रीडम फ्लोटिला नाम से एक रैली का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज 22 नवंबर को तुर्की से होगा। दरअसल तुर्की के तटीय शहर से 1000 बोटों का काफिला भूमध्य सागर की तरफ बढ़ेगा, जो साइप्रस के पश्चिमी दक्षिणी छोर से होते हुए गाजा पट्टी की समुद्री सीमा तक पहुंचेगा। इस काफिले में रशियन एक्टिविस्ट 313 बोट और स्पेनिश एक्टिविस्ट 104 बोटों पर सवार होंगे। इसके अलावा तुर्की की भी 12 बोट्स फ्रीडम फ्लोटिला में हिस्सा लेगी और गाजा पट्टी तक जाएंगी। 22 नवंबर से फ्रीडम फ्लोटिला अभियान शुरू होगा और जिस तरह इसमें दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की भागीदारी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं वो इजराइल और अमेरिका के लिए खतरे का संकेत है, क्योंकि अगर इस तरह के प्रोटेस्ट जारी रहे तो इंटरनेशनल दबाव के चलते बाइडेन पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के इशारे पर इजराइल को गाजा पर हमले रोकने भी पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो 7 अक्टूबर से शुरू हुई इजराइल और हमास की जंग का 47वां दिन है। 47 दिन के बाद भी हमास की कैद में बंद इजरायली बंधकों का पता नहीं चल पाया है। इसलिए इजराइल और हमास के बीच रिहाई की डील पर अंतिम दौर की बातचीत हो रही है। बीती रात इजराइल की वॉर कैबिनेट में इस समझौते पर सहमति बन गई है, लेकिन इसके बाद भी गाजा पर इजराइल की बमबारी कम नहीं हो रही। अब ऐसे में बंधकों की रिहाई कितनी आसान होगी, यह कहना काफी ज्यादा मुश्किल है। एक बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बता दें, बंधकों को लेकर हमास से डील को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली सरकार ने मंजूरी दी है। बंधक रिहाई डील के पहले चरण को मंजूरी। 4 दिनों के युद्ध विराम में 50 बंधकों की रिहाई होगी। बंधकों की रिहाई के दौरान युद्ध विराम होगा। तो इजराइल और हमास की विध्वंसक होती जंग के 47 दिन पूरे हो गए। ताबड़तोड़ वार पलटवार के बीच इजराइल हमास एक समझौते पर राजी हुए हैं। वो क्या है यह आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखलाते हैं। 4 दिन का सीज फायर होगा, इस बात पर सहमति बनती नजर आ रही है। 50 इजरायली बंधकों की रिहाई की जाएगी हमास की तरफ से। इसके अलावा जानकारी है कि रिहाई वाले बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 30 की संख्या में बच्चे और 20 महिलाओं को रिहा किया जा सकता है। 150 फिलिस्तीनी कैदियों को इसके एवज में इजराइल की तरफ से रिहा किया जाएगा। गाजा में हर दिन 300 से 400 ट्रक जो राहत सामग्री है वो भेजी जाए, इस बात पर सहमति बनाते हुए सीज फायर पर एक आम सहमति बन रही है। और वहीं बंधकों की रिहाई के पहले चरण का प्लान भी तैयार है। 12 से 13 बंधकों की रिहाई हर दिन संभव है। 50 इजरायली बंधकों की कई चरणों में रिहाई होगी, ये जानकारी सामने आ रही है। आईडीएफ मोसाद का बंधक डील को लेकर समर्थन। और
और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हमास की कैद में बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने जो समझौता किया उसका पूरा मसौदा क्या है। तो अलग अलग फेजेस में 50 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा, यह जानकारी सामने आ रही है। पहले चरण में 50 इजरायलियों की रिहाई होगी, जिसमें 3 बच्चे, 8 महिलाएं, 12 जो कुल मिलाकर जो महिलाओं की बात की जाए तो 20 महिलाएं, जिसमें 8 माताएं हैं, जिन्हें रिहा किया जाएगा। और देखिए, हमले के दौरान उठाए गए 10 बच्चों का पता नहीं चला है। हमास का दावा है बच्चों का पता अभी नहीं लग सकता। अगवा किए गए 240 बंधकों में से 210 हमास के पास हैं। अगवा किए गए बंधकों में 40 बच्चे भी शामिल हैं। अगवा किए गए बाकी बंधक इस्लामिक जिहाद के पास हैं। हमास कर सकता है 30 महिलाओं, बच्चों को रिहा, ये इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई। इसके अलावा 2 हफ्ते की बातचीत के बाद रिहाई का मसौदा आखिरकार तैयार हुआ है। इजरायली डिफेंस फोर्स, शिन बेट और मोसाद का समझौते को समर्थन। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी को लेकर बताएं, गाजा से बंधकों की रिहाई पर यह बहुत बड़ी खबर है। 3 साल के अमेरिकी बच्चे की रिहाई बहुत जल्द संभव है। पहले जत्थे में 3 साल के बच्चे की रिहाई होगी। तो यह जानकारी अब सामने आ रही है और अब यह मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बंधकों की रिहाई पर कतर के रास्ते लगातार जो बातचीत चल रही थी, अब वो आखिरकार अपने आखिरी दौर में, या फिर यह कहा जाए कि समझौते पर रजामंदी होती हुई नजर आ रही है। और इसमें बड़ी खबर यह है कि 3 साल का बच्चा भी होगा, अमेरिकी बच्चा, जो कि फर्स्ट फेज में बंधकों को जब रिहा किया जाएगा उसमें इसे भी छोड़ा जाएगा। और वहीं हमास के साथ बंधकों को लेकर डील पर मतभेद की खबर भी उभर कर आ रही है। दरअसल इजराइल के वॉर कैबिनेट में तीखी बहस हुई। बेनी गैंट्स ने बंधक डील का कड़ा विरोध दर्ज कराया। हालांकि अब खबर यह सामने आ रही कि आखिरकार बंधकों को लेकर बातचीत हो गई है, लेकिन इससे पहले जब एक आम सहमति बनती, किसी फैसले पर आते, तो जमकर जो वॉर कैबिनेट थी, इजराइल की वॉर कैबिनेट, इसमें तीखी बहस भी देखने को मिली। और देखिए, बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ इजरायली सरकार के डील को लेकर सरकार के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक में क्या क्या हुआ, किस तरह की बहस हुई, आइए देखते हैं, जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। तो बंधक डील पर आपस में विद्रोह। इजरायल सरकार के वॉर कैबिनेट की बैठक में हंगामा हुआ। मंत्रियों के बीच बंधक डील को लेकर तीखी बहस हुई। मंत्री बेनी गैंट्स ने बंधक डील को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही खबर यह है कि मंत्री बेनी गैंट्स ने बेजुलेल स्मोट्रिच को गुस्से में जवाब दिया। गैंट्स ने कहा कि क्या आप सिनवार पर हमसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मंत्री मिकी जौहर और गिला गैमलियल की मंत्री बेन ग्विर से बहस तक हो गई। बेन ग्विर ने कहा, हम एकजुट नहीं, यह नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है। तो एकजुटता को लेकर ग्विर का बयान, बेन ग्विर का बयान, ये और साफ नजर आ रहा है कि कैसी बहस हुई है इस पूरे मुद्दे पर वॉर कैबिनेट के अंदर। और देखिए, इजरायल हमास समझौते के बाद इजरायल के पीएम नेतन्याहू के बयान ने एक बार फिर से आग में घी डालने का काम किया। नेतन्याहू ने फिर हमास को धमकी दी है। ऐसे नाजुक समय में यह बयान इजरायल के लिए उल्टा पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि बीती रात हुई वॉर कैबिनेट के बाद नेतन्याहू ने हमास को लेकर क्या क्या कहा है, क्या बड़ी बातें कही हैं। तो हमास के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी, यह साफ कर दिया है नेतन्याहू ने। बंधकों को छोड़ने के बाद भी प्रहार जारी रहेगा। इसके अलावा क्या कहा इजरायली पीएम ने, हम हमास के साथ जंग में बने रहेंगे, जीत हासिल होने तक जंग नहीं रुकने वाली। रिहाई पर कतर कर रहा है लगातार मध्यस्थता, ये सभी को पता है। बंधकों की रिहाई गुरुवार तक, यानी कि अब दिन भी सामने आ गया है। बंधकों की रिहाई गुरुवार यानी कि कल तक मुमकिन है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इजरायल हमास की जंग के बीच ईरान के शक्ति प्रदर्शन ने युद्ध को अलग दिशा दे दी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फतह 2 लॉन्च कर इजरायल को खुली चुनौती दी है और यह बताने की कोशिश की है कि वो भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। और इसके अलावा ईरान रूस को भी बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। और इसके बाद रूस और अमेरिका सीधे तौर पर आमने सामने आ सकते हैं, खबर आ रही है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देखिए किस तरह से ईरान भी अब इस जंग में
सीधी एंट्री कर सकता है। इस बात को लेकर संकेत साफ है। एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इजराइल हमास जंग के बीच जो अभी हमने आपको बताया, ईरान की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया गया। पूरी दुनिया को ईरान ने अपनी ताकत दिखाई। ईरान ने लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है फतह 2, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है फतह 2। और आपको पता ही होगा कि ईरान कैसे बेहद सीक्रेट तरीके से दुनिया से छुपकर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। यानी कि यह भी यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है कि वो कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। और साथ ही यह भी जानकारी सामने आ रही है कि ये सारी जानकारियां ईरान की तरफ से छुपा कर रखी गई पूरी दुनिया से। तो इजराइल हमास जंग के बीच ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम है फतह 2, इसको लॉन्च करके दुनिया में सनसनी फैला दी है, दहशत मचा दी है। ईरान इस बात का दावा कर रहा है कि यह मिसाइल इजराइल और अमेरिका के सुपरसोनिक मिसाइल से एडवांस और घातक है। ईरान ने सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया। न्यूक्लियर हमला करने में यह सक्षम है फतह 2 जिसका नाम है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को भेजने में भी ये सक्षम है। बेहद ताकतवर 1400 किलोमीटर तक अचूक हमला करने में सक्षम है। 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ये स्ट्राइक करती यानी कि हमला करती है। 7 मिनट में इजराइल को तबाह करने का दावा किया गया इस मिसाइल के जरिए ईरान की तरफ से। फतह 1 से कई गुना घातक है, कई गुना ताकतवर है फतह 2। यूएस इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी ये फेल कर सकती है। इस तरह से इसकी खासियत है, इसकी ताकत है। एक और आपको जानकारी दे इसको लेकर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिडिल ईस्ट में इतने खतरनाक हथियारों की प्रदर्शनी क्यों की जा रही है। सवाल ये कि क्या अब युद्ध में ईरान सीधे एंट्री करने वाला है, सीधे कूदेगा? क्या मिडिल ईस्ट में हाइपरसोनिक हथियारों से लड़ाई अब होने वाली है? ईरान की फतह 2 मिसाइल इजराइल के लिए चिंता का सबब आखिर क्यों बन गई है? या फिर वो इजराइल और अमेरिका पर इस हथियार के जरिए दबाव बनाना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि अगर उसके साथ इजराइल या फिर अमेरिका ने कोई भी कदम उठाया तो फिर उसके पास विध्वंसक हथियार मौजूद है। और वहीं रूस ईरान गठजोड़ को लेकर अमेरिका में तनाव बढ़ा। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर अमेरिका का बड़ा दावा। रूस को ईरान देगा बैलिस्टिक मिसाइल, कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल देने का फैसला। तो रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की ईरान की अब बड़ी तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन में और भी तबाही मचाएगा रूस। अमेरिकी वार्निंग के बावजूद रूस को मिसाइल देने के लिए अब ईरान तैयार हो गया है। ईरान पहले भी घातक हथियार रूस को लगातार देता रहा है। यूक्रेन जंग के बीच ईरान कई घातक ड्रोन्स रूस को दे चुका है। ईरानी ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। बैलिस्टिक मिसाइल देने के फैसले से अमेरिका बेहद परेशान है। ईरान ने भी रूस के साथ सुखोई 35 के लिए डील की है। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक बार फिर से हमला हुआ। ड्रोन के जरिए यह हमला हुआ। ऐन अल असद एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ। ड्रोन हमले में 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ भी अब आप देखें किस तरह से हमले और तेज होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में खतरा बढ़ गया है कि अमेरिका क्या इस वॉर में ऐसे मिलिशिया गुटों के खिलाफ सीधे एंट्री करेगा और बड़े हमलों को अंजाम देगा। तो हाल के दिनों में जिस तरह से अमेरिकी बेसिस को टारगेट किया गया और उसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की, इससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। इराक में ईरानी गुटों के हमले का अमेरिका ने बदला लिया है और अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके बदला लिया है। देखिए अमेरिकी धैर्य की परीक्षा क्या ली जा रही है। ईरान से जंगी तनाव बढ़ता जा रहा है। हमले में कई ईरानी मिलिशिया मारे गए हैं, यह अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है। इराक में अमेरिका के पर एक हफ्ते में 3 बार हमला हुआ। अमेरिकी बेस पर 3 बार हमले हुए जिसका जवाब अब अमेरिका दे रहा है। 17 अक्टूबर से अमेरिकी सैन्य बेस पर 66 बार हमले हुए, 1-2 नहीं 66 बार अमेरिकी बेस पर हमले। और इराक में अमेरिकी बेस पर अब तक 32 बार हमले हो चुके हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर अब तक 34 बार हमले हुए हैं। तो अलग अलग देशों में जो अमेरिकी बेस है उन पर अटैक की बात की जा रही है। इराक में करीब 2500 अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और सीरिया में करीब 900 अमेरिकी सैनिक इस वक्त तैनात हैं, जहां पर
जिन बेसिस पर यह हमला हुआ उनमें अमेरिकी सोल्जर्स की संख्या हम बता रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका अब इस पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और ये जो हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, उसमें यह दावा किया गया कई सारे मिलिशिया मारे गए हैं। और देखिए, नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण विनाश की कसम खाई है और इसलिए गाजा पर लगातार बमबारी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन भी यही चाहते हैं कि इजराइल युद्ध में इसी तरह उलझा रहे। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा प्लान है जिससे इजराइल को तबाह करने की तैयारी है। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए ईरान ने वो कौन सा चक्रव्यूह रचा है जिसमें इजराइल का लंबे वक्त तक युद्ध लड़ना उसके लिए आत्मघाती साबित होगा। जिस दिन से जंग शुरू हुई है उसी दिन से इजराइल को रोजाना हजारों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी जितना गाजा धधकेगा उतना ज्यादा इजरायली खजाना खर्च होगा। जितना गाजा सुलगेगा उसका असर इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी होगा। ना तो हमास का खात्मा हुआ है, ना ही सरेंडर किया है, उल्टा वो लगातार हमलावर हो रहा है। इसके अलावा इजराइल को दहलाने के लिए चार तरफ से अटैक किया जा रहा है। गाजा पट्टी से हमास हमले कर रहा है, लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह हुंकार भर रहा है, सीरिया बॉर्डर से ईरानी प्रॉक्सी एक्टिव है, जबकि यमन से हूती इजराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है। जाहिर है इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए इजराइल को ज्यादा हथियार और ज्यादा मिलिट्री पावर लगानी पड़ रही है। ज्यादा मिलिट्री पावर झोंकने का अर्थ है ज्यादा खर्च, और यही ईरान चाहता है। यानी इजराइल की घेराबंदी यूं ही नहीं की जा रही, इसके पीछे ईरान का षड्यंत्र बताया जा रहा है। वरना हमास और हिजबुल्लाह के पास इतने लंबे वक्त तक टिकने के लिए ना तो हथियार थे और ना ही इतनी हिम्मत कि वो इजराइल से मुकाबला कर पाता। 44 दिन बीत जाने पर भी हमले कम नहीं हुए। इजराइल लगातार थर्रा रहा है। तेल अवीव पर मिसाइल अटैक, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे, गाजा पट्टी सरहद पर 7 मिलिट्री वाहन तबाह, रामल्ला में आईडीएफ सैनिकों पर फायरिंग, हालांकि इन हमलों का इजराइल ने जबरदस्त जवाब दिया है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा में खूब बारूद बरसाया है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। रिहायशी इलाकों पर भी बम गिराए जा रहे हैं, जिससे हमास लड़ाके और उनकी मदद करने वालों के मंसूबे को रौंदा जा सके। इजराइल यूं ही जंग में उलझा रहे, यही तो ईरान चाहता है। दरअसल यही ईरान की प्लानिंग भी है कि जंग लड़ते लड़ते जब इजराइल कमजोर हो जाएगा तो उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए फाइनल प्रहार किया जाएगा। अब समझिए ईरान की प्लानिंग कहां तक है। इजराइल के साथ जंग को लंबा खींचना चाहता है ईरान। लगातार ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की मदद करके इजराइल पर हमले करा रहा है। एक तरफ हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ हथियार बनाने की तकनीक दे रहा है, जिससे हमास और हिजबुल्लाह खुद प्रोडक्शन कर सके। क्योंकि ईरान को पता है जंग लड़ने से इजराइल कमजोर होता जाएगा।
इस दौरान ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक देशों को एकजुट करेगा। मिडिल ईस्ट से अमेरिका का दबदबा खत्म करने के लिए ये चाल चली। दरअसल ईरान बताना चाहता है कि इजराइल के मुद्दे पर दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। इसका असर यह होगा कि सुपर पावर अमेरिका का प्रभाव कम होगा और रूस और चीन को इससे मजबूती मिलेगी। और ऐसा हुआ तो इजराइल को हराना बेहद आसान होगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद करने से पहले खुद को मजबूत करेगा, क्योंकि उसे रूस और चीन से युद्ध का खतरा लगेगा। और यही वक्त होगा जब आर्थिक तौर पर कमजोर हो चुके इजराइल पर पूरी ताकत से हमला किया जाए। इजराइल इसी तरह हमले करता रहा तो आने वाले वक्त में बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। इजराइल के फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कैलकुलिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीने में इजराइल की जीडीपी में 10% की गिरावट आ सकती है। हालात कोविड काल से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तब 2 साल में विदेशी मुद्रा भंडार में $40 बिलियन की कमी आई थी, जो युद्ध के दौरान अगले 6 महीनों में ही $51 बिलियन कम हो सकता है। खासतौर से 7 अक्टूबर को हमास के हमला करने के बाद इजराइल में बाजार, दुकानें, फैक्ट्रियां करीब 10 दिनों तक बंद रही थी। इसके अलावा इजराइल अपनी 9% वर्कफोर्स को युद्ध में झोंक चुका है। रिजर्व सैनिकों की संख्या करीब 3,60,000 है, जिनके परिवार की आर्थिक सहायता से भी इजरायली सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जबकि इजराइल को इस वक्त ज्यादा पैसे की जरूरत है, क्योंकि उसे युद्ध के लिए नए हथियार या तो बनाने पड़ रहे हैं या फिर खरीदने पड़ रहे हैं। साल 2020 में अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद के रूप में $3.8 बिलियन दिए थे। यह पिछली मदद के मुकाबले 6% ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त युद्ध नहीं था। अब हालात अलग हैं। हालांकि अमेरिका मदद कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद देने की वजह से वो इजराइल को बहुत ज्यादा फंड नहीं दे सकता। यहां तक कि इजराइल के पास तोप के गोले भी नहीं हैं और अमेरिका अगले 2 महीने तक नहीं दे सकता, क्योंकि यूक्रेन को उसने बड़ी खेप हाल ही में भेजी है। उधर ईरान की तरफ से धमकी दी गई है। इजराइल के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है, जो इजराइल को हार की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि वो लंबा युद्ध नहीं लड़ पाएगा, जबकि हमास और दूसरे संगठन लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। यानी ईरान बड़े शातिर तरीके से खुद फ्रंट पर आए बिना प्रॉक्सी संगठनों को उकसा रहा है, जिससे इजराइल युद्ध में फंसा रहे और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो जाए कि उसे सोचना पड़े, पहले अपने लोगों को रोटी दे या फिर गाजा पर बम बरसाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आईडीएफ ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो यह आशंकाएं जताई जाने लगी कि यह दूसरा नकबा हो सकता है। इजराइल ग्रेटर इजराइल की स्थापना के इरादे से हमले कर रहा है, लेकिन देखते देखते अरब के शक्ति समीकरण ऐसे हो गए हैं कि इजराइल और अमेरिका घिरते जा रहे हैं। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने मिलकर फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना योजना को तेज कर दिया है। लेकिन क्या गाजा युद्ध का 2 स्टेट सॉल्यूशन लागू हो सकता है? क्या इजराइल का नक्शा फिर 1947 वाली स्थिति में जा सकता है? देखिए क्या है पुतिन और जिनपिंग का प्लान 1947। आईडीएफ ने गाजा पर नियंत्रण वापस लेने के इरादे से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन अरब के नेताओं ने अमेरिका विरोधी रूस और चीन के साथ मिलकर बड़ी रणनीति तैयार की है।
ये रणनीति है इजराइल से फिलिस्तीन की जमीन वापस लेकर फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना। 7 अक्टूबर को इसी लक्ष्य के लिए युद्ध शुरू किया गया। इसे तीसरा इंतिफादा कहा जा सकता है, लेकिन ये पहले के 2 इंतिफादा से कहीं ज्यादा बड़ा ऑपरेशन और इसमें अमेरिका विरोधी महाशक्तियां शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला रूस की इच्छा से किया गया। हमास इजराइल युद्ध भड़काने के पीछे पुतिन का सीधा हाथ है। ज़ेलेंस्की की खुफिया एजेंसी GOR की रिपोर्ट है कि पुतिन ने अमेरिका का ध्यान यूक्रेन युद्ध से हटाने के लिए ये वॉर फ्रंट खोला और इसमें कामयाब हो रहे हैं। दावा यह भी है कि हमास और हिजबुल्लाह को इतना मजबूत किया जा रहा है कि जिससे अमेरिकी सेना की हालत अफगानिस्तान जैसी हो सकती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि हमास को नए आर्टिलरी सिस्टम भेजे जाने की तैयारी है। ये आर्टिलरी सिस्टम सोवियत दौर के हैं। 1970 के दशक में ये हथियार क्यूबा भेजे गए थे। ये क्यूबा में सोवियत संघ के दौर का विशाल कंक्रीट बंकर है। इसमें सोवियत दौर के अलग अलग तरह के हथियार जमा किए गए हैं। यहां टैंक, MLRS और भारी मात्रा में गोला बारूद है जो रूस ने अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान क्यूबा पहुंचाया था। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि इन हथियारों को हमास या फिर हिजबुल्लाह को सप्लाई करके उनकी ताकत बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि रूस और चीन का लक्ष्य है फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे पर दोबारा उभारना और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामरिक से लेकर डिप्लोमेटिक स्तर तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गाजा युद्ध के बहाने चीन और रूस ने अरब सहित मुस्लिम देशों को संगठित कर लिया है। 20 नवंबर को सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलिस्तीन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के महासचिव बीजिंग पहुंचे और अरब के यही नेता अब मॉस्को में गाजा युद्ध के 2 स्टेट समाधान पर मंथन कर रहे हैं। यह मंथन कामयाब भी होता दिख रहा है। बीजिंग में अरब नेताओं से मुलाकात के बाद शी जिनपिंग ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की। युद्ध के समाधान पर बात करते हुए जिनपिंग ने मैक्रों को 2 स्टेट थ्योरी के बारे में बताया और मैक्रों इस पर सहमत हो गए। मतलब यह है कि इजराइल के पक्ष में खड़े नेटो देश भी फिलिस्तीन की पुनर्स्थापना के समाधान पर सहमत हो रहे हैं और आने वाले समय में यह थ्योरी इजराइल के नक्शे पर आकार ले सकती है। इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ लेबनान की राजधानी बेरूत में पश्चिमी देशों से हथियारों की सप्लाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान का संगठन हिजबुल्लाह इजरायली सेना के लिए काल साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में उत्तरी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं और इसके चलते IDF खेमे में हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हरमन को एक्टिव कर दिया है, जो इजराइल के लिए महा खतरे का संकेत है। आखिर कैसे, आप देखिए इस रिपोर्ट में। पहले गाजा दहला, फिर वेस्ट बैंक सुलगा और अब लेबनान में बारूदी बवंडर अपने चरम पर है। IDF के ताबड़तोड़ हमले ने दक्षिणी लेबनान में खलबली मचा रखी है।
जानते हैं क्यों? हमास की तरह इजरायली विरोधी गुट हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। गाजा के बाद लेबनान वाया वेस्ट बैंक जंग शिफ्ट हो जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। और ठीक इसी तरह इजरायली सेना का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा, इसका अंदेशा भी किसी को नहीं था। जी हां, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भले ही हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया, मगर हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई और सॉलिड पलटवार ने इजरायली सेना के होश फाख्ता कर दिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मसलन हिजबुल्लाह का पहला प्रहार, आईडीएफ के गैलिली डिवीजन बेस पर रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह का दूसरा प्रहार, किरियत शिमोना में इजरायली सेना पर ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह का तीसरा प्रहार, आईडीएफ के ब्रानित बेस पर 4 फुरकान मिसाइलों से हमला। हिजबुल्लाह का चौथा प्रहार, उत्तरी इजराइल पर आत्मघाती ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक। हिजबुल्लाह का पांचवा प्रहार, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों से हमला। חשוב להישאר במקומותיכם כדי להימנע מפגיעה. 40 से ज्यादा मिसाइलों, दर्जनों ड्रोन और रॉकेट के जरिए पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सेना के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। रॉकेट और किलर मिसाइलों के साथ साथ आत्मघाती ड्रोन से भी उत्तरी इजराइल के इलाकों में विस्फोटक हमले किए। जानते हैं, हिजबुल्लाह चीफ ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि वो इजराइल पर हमला कब और कैसे करेंगे। मसलन गाजा में इजराइल से जंग लड़ रहा हमास जब थक जाएगा तो फिर युद्ध में मोर्चा हम संभालेंगे। यकीन मानिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके अपनी ताकत और हथियारों के दम पर इजरायली सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे। शायद यही वजह है कि 46 दिनों से जारी जंग में जैसे ही हमास कमजोर पड़ा, फौरन हिजबुल्लाह एक्शन में आ गया और बेहद ही विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में इजरायली सेना उनके सैन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया। लेकिन आपको बता दें कि हिजबुल्लाह अभी रुकने वाला नहीं है। हिजबुल्लाह की नई वॉर स्ट्रैटेजी से जुड़ा जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है। खुलासा नंबर 1, लेबनान में मौजूद पश्चिमी देशों के दूतावास में भारी तादाद में हथियार पहुंचे। खुलासा नंबर 2, ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की। खुलासा नंबर 3, सीरिया लेबनान बॉर्डर पर मौजूद माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह ने बेस बनाए। मतलब ये कि एक तरफ हिजबुल्लाह आईडीएफ के सैन्य अड्डों पर हमला कर रहा है, उत्तरी इजराइल के इलाकों को टारगेट कर रहा है। वहीं इस जंग में हिजबुल्लाह को हथियारों की कमी ना हो, इसके लिए ईरान के से भी हथियारों की सप्लाई हो रही है ताकि हिजबुल्लाह पूरी ताकत के साथ आईडीएफ के सामने डटा रहे। शायद यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके मौका मिलते ही इजरायली सेना पर हमला करने से नहीं चूक रहे। ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ही जंग में भारी दिखाई दे रहा है। आईडीएफ भी दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक प्रहार कर रही है। एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के सैन्य अड्डों और टॉप कमांडर्स के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जंग को लंबी खींचने के लिए हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन माउंट हरमन को एक्टिव किया है। उससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। लेबनान सीरिया बॉर्डर के बीच माउंट हरमन पहाड़ मौजूद है, जो कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिमी छोर पर है। माउंट हरमन की चोटियों पर ज्यादातर बर्फ जमी रहती है
माउंट हरमन से इजरायली बॉर्डर महज 300 किलोमीटर दूर है। ऐसे में हिजबुल्लाह माउंट हरमन पर सैन्य अड्डे तैयार कर रहा है, माउंट हरमन की चोटियों पर हथियारों की खेप जुटा रहा है। सर्दियां शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह की यह तैयारी इसलिए भी घातक मानी जा रही है कि अगर माउंट हरमन पर हिजबुल्लाह ने मिलिट्री बेस बना लिया, विध्वंसक हथियार जुटा लिए, लड़ाकों की तैनाती कर दी, तो फिर माउंट हरमन की बर्फीली चोटियों से इजरायली सेना पर, उसके सैन्य अड्डों पर, इसके साथ साथ उत्तरी इजराइल पर आसानी से हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया में मौजूद इजराइल विरोधी गुट भी आईडीएफ पर भारी साबित हो सकते हैं। यानी अगर हिजबुल्लाह अपने मकसद में कामयाब हुआ तो फिर उत्तरी फ्रंट से उसकी घेराबंदी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।